नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न आपके सिलेबस पे आधारित हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। हमारा पहला प्रश्न है, वेदांत से क्या आशय है? तो पहला विकल्प है चारों वेदों का सम्मिलित रूप, दूसरा विकल्प है पुराण, तीसरा विकल्प है उपनिषद, चौथा विकल्प है ब्राह्मण ग्रंथ। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। वेदांत से हमारा आशय है उपनिषदों से। जो हमारा वैदिक, इसे वेदांत क्यों कहा गया मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा वैदिक साहित्य है, तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले आता है स्थान वेद का। वेद के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। ब्राह्मण के बाद जो है आरण्यक का स्थान आता है, और आरण्यक के बाद आता है आपका उपनिषद। आपका मूल वैदिक साहित्य यही है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चूंकि वैदिक साहित्य का सबसे लास्ट में क्या रहा, उपनिषद, इसलिए जो है इसे वैदिक साहित्य के अंत में होने के कारण वेदांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेदांत मतलब उपनिषद। उपनिषद को अगर शाब्दिक रूप में आप लेंगे तो उपधन निधन सद, ठीक है, वही उपनयन वाला ही है। उप मतलब होता है समीप, नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना। तो समीप निष्ठापूर्वक बैठना, किसके समीप? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। किस लिए भैया बैठेंगे गुरु के समीप हम लोग निष्ठापूर्वक? क्यों बैठते हैं? ज्ञानार्जन के लिए, शिक्षार्जन के लिए। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ यही है। और उपनिषदों की कुल संख्या देखा जाए तो 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। लेकिन इसमें से केवल 10 उपनिषद प्रमाणिक माने जाते हैं। 10 उपनिषद प्रमाणिक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं 10 उपनिषदों पर आदि गुरु का मतलब, आदि गुरु कौन है? शंकराचार्य। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्य लिखा। भाष्य का मतलब होता है समालोचनात्मक व्याख्या, जिसे हम टीका कहते हैं। चाहे टीका हो चाहे भाष्य हो, दोनों एक ही है। और जो समालोचनात्मक व्याख्या होती है उसी को बोला जाता है। तो इसलिए 10 उपनिषद प्रमाणिक माने जाते हैं। मैं उन 10 उपनिषदों का नाम आपको बता देता हूं। पहला है ईश, दूसरा है केन, तीसरा है कठ। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य। प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य। फिर है आपका छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतरेय एवं कौशिकी। मित्रों, आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप इसे विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पे सर्च कर लीजिएगा। और उसमें जो है मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित कुल 12-13 वीडियो डाला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आप उसे डिटेल में आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया इसमें सही आंसर उपनिषद। उपनिषदों के विषय में मैंने आपको बता दिया। आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग उपनिषद ग्रंथ उससे संबंधित हैं। चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे वो आरण्यक हो, चाहे उपनिषद है, सभी का अपना अलग अलग संबंध होता है। तो वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा पहला विकल्प है चारों वेदों का सम्मिलित रूप। तो जो हमारे चारों वेद हैं, चारों वेदों में कौन कौन वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो चारों वेद हैं इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है संहिता, न कि वेदांत। संहिता कहा जाता है। और 3 वेद, अगर प्रश्न आता है वेदत्रयी किससे क्या आशय है, तो 3 वेदों को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, चारों वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा विकल्प बी है पुराण। तो पुराण का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। अगर पुराण का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो क्या होता है?
प्राचीन आख्यान, इसमें जो है प्राचीन कहानियों के माध्यम से जो है घटनाओं का वर्णन किया गया है। और पुराण की जो है इसके पूछा जाता है प्रश्न, इसका संकलन करता था, पुराणों का संकलन करता कौन है, तो उग्र सर्वा या उनके, ठीक है, या उनके पिता का नाम आता है लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा को जो है पुराणों का संकलन करता माना जाता है, जिनकी कुल संख्या 18 है। कुल कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं, जिसमें से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। इन पुराणों में 5 पुराण प्रमाणिक माने जाते हैं, क्योंकि और तो जो है ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण सब में लगभग इतना नहीं मिलता जितना इन पुराणों में मिलता है। उसमें आपका मत्स्य पुराण हो जाएगा, वायु पुराण हो जाएगा, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मार्कंडे पुराण। ये 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमाणिक विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद विकल्प डी है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और यह गद्य में है, यह गद्य शैली में रचित है। तो वेदों का गद्य भाग है ब्राह्मण ग्रंथ, और इनकी सहायता से जो है हम वेदों को समझने में, या इनकी सहायता से हमें वेदों को समझने में सहायता होती है। तो हमारा ये हो गया, ठीक है, पहला प्रश्न। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। अपने बहुमूल्य सुझावों से भी हमें लाभान्वित कीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प है 1873, दूसरा विकल्प है पहला विकल्प है पावना विद्रोह 1873, दूसरा विकल्प है दक्कन किसान विद्रोह 1875, तीसरा विकल्प है सन्यासी विद्रोह 1894, चौथा विकल्प है कोल विद्रोह 1831। तो इसमें हमारा सही आंसर अगर देखा जाए तो पहला विकल्प है पावना विद्रोह 1873 में हुआ था, विकल्प बी है दक्कन किसान विद्रोह 1875 में हुआ था, विकल्प सी है सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह जो है 1894 में नहीं हुआ था, बल्कि सन्यासी विद्रोह का समय है 1763 से लेकर 1800 तक। 1763 से लेकर 1800 तक इसका समय है। और आप लोगों को मालूम होगा कि जो सन्यासी विद्रोह है उसका मुख्य कारण क्या है? सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण था तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लगाया जाना। मतलब आप जो है, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, दोनों धर्मों के मतानुयायियों के ऊपर यह रोक लगा दी गई थी। इसलिए जो है इनके सन्यासी विद्रोह जो है केना सरकार और द्विजी नारायण इन दोनों लोगों के जो नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह लड़ा गया था। ठीक है, कहाँ पे लड़ा गया था? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में जो है सन्यासी विद्रोह का जो है सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो इस विद्रोह का दमन जो है हेस्टिंग्स के द्वारा कर दिया गया था। हेस्टिंग्स के द्वारा, वारन हेस्टिंग्स के द्वारा कर दिया गया था, लेकिन छुटपुट जो है 1800 ईस्वी तक चलता रहा। ठीक है, और एक प्रश्न आता है कि आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो आनंद मठ में इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। बंकिम चंद्र ने इस घटना का जो है सुंदर वहाँ पे विवरण दिया हुआ है कि किस प्रकार से सन्यासी विद्रोह का प्रारंभ हुआ और अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से उसका दमन किया गया, सन्यासियों की किस प्रकार से निर्मम हत्या की गई। ठीक है, इसका विवरण आपको आनंद मठ में पढ़ने को मिल जाएगा। हमारा पहला विकल्प है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह 1873 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में। ठीक है, बंगाल में हुआ था। वहाँ पे एक यूसुफ
शाही परगना है, उसी यूसुफ शाही परगना में जो है इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। और वहाँ पे किसानों ने एक किसान संगठन की स्थापना कर ली थी। किसानों ने एक किसान संगठन की स्थापना कर ली थी और ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल जो है इस विद्रोह के मुख्य नेता थे। और यह विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुआ था, बल्कि जो है जमींदारों और साहूकारों के विरोध में हुआ था, जो कि किसानों का शोषण करते थे। अकाल पड़ने के बावजूद जो है ज़्यादा मात्रा में जो है भूमि कर लेते हैं। इससे जो है किसान परेशान हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने विद्रोह में अपने जो है अंग्रेजी हुकूमत की जो है कहीं पे निंदा नहीं की, बल्कि उनका समर्थन किया। और उन्होंने कहा, हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं। हम अपने सताए जाने का विरोध करते हैं, न कि भू राजस्व को चुकाए जाने का। मतलब उन्हें भू राजस्व जो है चुकाने में कोई इशू नहीं था, बल्कि जो है जो भू राजस्व की दरें बार बार बढ़ा दी जाती थी, उससे उनको समस्या थी। इसलिए जो है उन्होंने जमींदारों का विरोध किया, कत्लेआम हुआ। लेकिन उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत में अपनी स्वामी भक्ति दिखाई। ठीक है, तो यह कई बार स्टेटमेंट आया है, हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं और हम अपने सताए जाने का विरोध करते हैं, न कि भू राजस्व को चुकाए जाने का। तो इसके फलस्वरूप जो है बंगाल काश्तकारी कानून बना। बंगाल काश्तकारी कानून कब बना था? 1885 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो है आपका विकल्प बी है दक्कन किसान विद्रोह 1875। तो दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ था? 1875 में हुआ था। और महाराष्ट्र के पुणे एवं अहमदाबाद में जो है यह विद्रोह हुआ था। और इसमें जो है दिसंबर 1874 में एक ऐसी घटना हुई, एक सिरूर तालुका था। तो वहाँ पे जो है अंग्रेज़ों ने, जमींदारों ने जो है कुछ किसानों को परेशान किया। ठीक है, जिससे किसान भड़क गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। बाद में इसी विद्रोह के फलस्वरूप दक्कन कृषि राहत अधिनियम काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया। दक्कन कृषि राहत अधिनियम पास हुआ। कब पास हुआ? 1879 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद विकल्प डी है आपका कोल विद्रोह का समय है 1831-32 में। बंगाल के सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, ठीक है, रांची आदि स्थलों पर यह विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह के मुख्य नेता बुद्धो भगत थे। मैं डिटेल में आप लोगों को इतिहास की वीडियो में इसके विषय में आपको जानकारी दूंगा। और इस विद्रोह का मुख्य कारण यही था, अंग्रेजों द्वारा इनके दुर्गों को, जो कोल जनजाति थी, उनके दुर्गों को तोड़ दिया जाना, या उनके शासन एवं रीति रिवाज में हस्तक्षेप करना, यही सब जो है इसके मुख्य कारण थे, जिसके कारण इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? पहला विकल्प है BC पाल ने, दूसरा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक ने, तीसरा विकल्प है अरविंद घोष ने, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सही था। विकल्प ए है BC पाल, दूसरा विकल्प बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विकल्प अरविंद घोष, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। ठीक है, मतलब भीख मांगने वाली संस्था कहा था। उनका मानना था कि जो आपको मालूम होगा कि जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, बाद में यह दो धड़ों में जो है विभक्त हो गई, उदारवादी और उग्रवादी। तो जो उदारवादी हैं उसमें गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब नेता थे। और जो उग्रवादी थे उसमें 3 नेता बहुत प्रसिद्ध थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जो कि आप लाल बाल पाल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं।
और इसमें से बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हमें अंग्रेजों से अपने अधिकार की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने अधिकारों को लड़कर लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो हमें लात मारते रहेंगे, हम उनके सामने जो है दंडवत होकर गिड़गिड़ाते रहेंगे। तो यह बाल गंगाधर तिलक का जो है स्टेटमेंट है, और कहीं कहीं पे यह बीसी पाल भी लिखा मिलता है और कहीं कहीं पे अरविंद घोष भी मिलता है, लेकिन इसका सही आंसर बाल गंगाधर तिलक ही होगा। ठीक ना। अरविंद घोष ने कहा था स्वतंत्रता हमारे जो है राजनीतिक जीवन का प्राणवायु है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? पहला विकल्प है असहयोग आंदोलन, दूसरा विकल्प है रॉलेट एक्ट, तीसरा विकल्प है अहमदाबाद की हड़ताल, चौथा विकल्प है बारदोली सत्याग्रह। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, अहमदाबाद की हड़ताल में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया था। ठीक है। अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में प्लेग बोनस को लेकर एक संघर्ष चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के पहले जो है मिल मजदूरों को जो है प्लेग बोनस दिया गया था, बाद में जो है मिल मालिकों ने उसे देने से इनकार कर दिया। और मजदूरों का कहना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इतनी महंगाई बढ़ गई है कि हमारे लिए प्लेग बोनस आवश्यक है। यही विवाद चल रहा था, और महात्मा गांधी को इसके विषय में जानकारी देने वाली जो है अनुसुईया बेन है। अनुसुईया, यह प्रश्न भी आता है परीक्षाओं में। अनुसुईया बेन जो है महात्मा गांधी को एक पत्र लिखकर मिल मजदूरों की समस्याओं से उनको अवगत कराई, और उन्होंने महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि आप यहाँ पर आके उनकी समस्याओं का समाधान करें। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि अनुसुईया बेन ने तो गांधी जी को बुलाया, लेकिन अनुसुईया बेन के एक भाई थे, उनका नाम था अम्बालाल साराभाई। अम्बालाल साराभाई यह एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, और इन्होंने जो है गांधी जी सहित जो है इसका विरोध किया था। गांधी जी का उन्होंने विरोध किया था, और वह मिल मालिकों के पक्ष में थे। गांधी जी ने मिल मालिकों से इसे एक ट्रिब्यूनल को मामला सौंपने के लिए किया, लेकिन वो राजी नहीं हुए। बाद में जब महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी का कहना था कि 35% का हमें बोनस चाहिए, मिल मजदूर करे तो भैया 20% ले लो, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, लेना हो तो लो, नहीं जाओ। लेकिन जब महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया, तब वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया, और उस ट्रिब्यूनल ने महात्मा गांधी की मांग को स्वीकार कर लिया कि मतलब 35% जो है प्लेग बोनस दिया ही जाएगा, इसे सभी मिल मजदूरों को देना प्रारंभ होगा। ठीक है। क्योंकि गांधी जी ने मजदूरों से कहा भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आप जो है सत्याग्रह का जो है अनुगमन करो, आप जो है भूख हड़ताल पे बैठ जाओ तभी काम होगा। तो गांधी जी ने भूख हड़ताल का नेतृत्व किया, और भारत में उनका जो पहली भूख हड़ताल थी, राजनीतिक भूख हड़ताल थी। इसके पहले उन्होंने 1917 में जो है 1917 में चंपारण में जो है तिनकठिया पद्धति के विरोध में जो है किसान नेतृत्व किया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पंडित राम कुमार शुक्ला ने उन्हें जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ था, भूख हड़ताल या कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ पे सत्याग्रह के द्वारा जो है अपनी मांग को गांधी जी ने अंग्रेजों से मनवा लिया था, तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने का निर्णय हुआ था। ठीक है। हमारा विकल्प ये है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया। रॉलेट सत्याग्रह 1919 है, जिसमें बिना अपील काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का नियम कहा गया। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। आता है काला कानून किस अधिनियम को कहा जाता है? तो काला कानून जो है आपके रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। इसी घटना के विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग जो है
एकत्र हुए थे। खैर विरोध में उन्होंने तो जो सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में एकत्र हुए थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद जो है हमारा विकल्प डी है बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह जो है गुजरात में एक तालुका है बारदोली, वहाँ पे हुआ था और गांधी जी को बाद में जो है वहाँ पे आमंत्रित किया गया था। और इसी आंदोलन के बाद जो है बारदोली आंदोलन के बाद जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। यह प्रश्न आता है और कहीं कहीं होता बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी या बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी द्वारा जो है यह उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। कौन सी उपाधि? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए थे, सरदार की उपाधि। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो पहला विकल्प है हरिपुरा का अधिवेशन 1938, दूसरा विकल्प है त्रिपुरी अधिवेशन 1939, तीसरा विकल्प है लाहौर अधिवेशन 1929, चौथा विकल्प है मद्रास अधिवेशन 1927। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में उसमें अवस्थित थी, मध्य प्रदेश के जबलपुर में अवस्थित थी और वहीं पे जो है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन बुलाया गया था। और उस अधिवेशन में थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत थी। जो इसके पहले जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 ईस्वी में, गुजरात में है हरिपुरा, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए तो निर्विरोध हुए थे। लेकिन 1939 में सबसे पहले महात्मा गांधी ने अबुल कलाम आज़ाद को खड़ा किया सुभाष चंद्र के विरोध में, तो अबुल कलाम आज़ाद ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को जो है इनके विरोध में खड़ा किया और चुनाव में जो है सुभाष चंद्र बोस विजयी रही, पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई थी। एक प्रश्न आता है कि गांधी जी ने किस घटना के बाद कहा था कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस की है, या मेरी व्यक्तिगत हार है। ठीक है, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने परास्त किया था। लेकिन बाद में गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी के समर्थकों के द्वारा जो है इतनी समस्याएं उत्पन्न की गई कि आपका जो है 29 अप्रैल 1939 को बोस जी ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। प्रश्न आता है सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा कि जब मैं इतिहास का टॉपिक पढ़ाऊँगा तो इन सब के विषय में पूरा विस्तार पूर्वक बताऊँगा आपको। हमारा विकल्प सी है लाहौर अधिवेशन 1929। किसने अध्यक्षता की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज की मांग किस नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर। ठीक है, और इसके बाद विकल्प डी है मद्रास अधिवेशन 1937। तो इसकी अध्यक्षता जो है M.A. अंसारी ने किया था। M.A. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता किया था और मद्रास में हुआ ही था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहली घटना है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। विकल्प है सांप्रदायिक पंचाट। तो सांप्रदायिक पंचाट जो है कब घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1932 को जो है सांप्रदायिक पंचाट, जिसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है अगर देखा जाए तो 17 सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक था। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में सौंपी गई थी। इसके अध्यक्ष जो है पंडित मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, कांग्रेस जो है लॉर्ड बर्कनहेड ने जब कांग्रेस भारतवासियों को चुनौती दी थी कि अगर आप में शक्ति है, बुद्धि है, विवेक है तो आप एक
संविधान का निर्माण किया, संविधान के प्रारूप का निर्माण करके हमें दीजिए। तो उसी के उसमें जो है ये नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है, तो अब हमें क्रम लगाना है, अब हमें क्रम लगाना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हमारा जो है किस क्रम में है विकल्प। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ उपर्युक्त घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो हमें यहाँ पे अंकों में दे दिया, थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग एरर हुई है, फिर भी कोई बात नहीं। सबसे पहले आ जाएगा नेहरू रिपोर्ट, तो 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है 5 मार्च, हाँ फिर 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, तो 4-1 हो जाएगा। ठीक है, फिर सांप्रदायिक पंचाट और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो सांप्रदायिक पंचाट नहीं आ जाएगा आपका सितंबर में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था, तो आपका आ जाएगा 4-1-3, और सांप्रदायिक पंचाट सबसे लास्ट में आएगा तो 2 हो जाएगा। तो 4-1-3-2 आपका सही आंसर होगा 4-1-3-2। तो हमारा विकल्प डी हमारा सही आंसर है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा पहला विकल्प है अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय। हाँ, तो इसमें यह कथन सही है, यह विकल्प सही है। हमारा जो अनुच्छेद 39 है उसमें बताया गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, यह भी सही है। विकल्प सी है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, तो अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता का विवरण मिलता है। और अनुच्छेद विकल्प डी है अनुच्छेद 48, तो इसमें दिया हुआ न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। अब हम आपको बता दें कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण की अनुमति देता है, या इस दोनों का पृथक्करण कहाँ पे है, किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 50 में। तो अनुच्छेद 48 में क्या है, अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ठीक है भैया। हमारा अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। पहला विकल्प है 1971, दूसरा विकल्प है 1976, तीसरा विकल्प 1979, चौथा विकल्प 1981। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी 1976। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था, 1976 में पारित किया था। मित्रों, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ प्रश्नों पे जहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता होती है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है वही कार्य मैं करता हूँ। तो इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक जो है इस वीडियो को देखिएगा, निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति का सदस्य नहीं था। पहला विकल्प है दिनेश गोस्वामी, दूसरा विकल्प है BN गाडगिल, तीसरा विकल्प है रजनी पटेल, चौथा विकल्प है VN राव। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, BN राव जो है स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे, बल्कि जब संविधान सभा के ये संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव संविधान सभा में किसके सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे। अब हम आते हैं स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति जो है किससे लिए संबंधित है, किस लिए प्रसिद्ध है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस लिए किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था, बल्कि अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा जो है अनुच्छेद 51 का में
आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। पहले 10 थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ा दिया गया। तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। चूंकि हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति का सदस्य नहीं था, तो दिनेश गोस्वामी थे, BN गाडगिल थे, रजनी पटेल थे, BN राव नहीं थे। कुल 12 सदस्य थे स्वर्ण सिंह को लेकर। स्वर्ण सिंह को लेकर कुल 12 सदस्य थे। ठीक है, स्वर्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे। एक नाम आता है ए अंजू, थोड़ा सा बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। ए अंजू, ठीक। यस रे, यस रे। रजनी पटेल का नाम है ही इसमें। ठीक है, HR गोखले, HR गोखले हो गए। ठीक है, अगला है BA सैयद, BA सैयद मोहम्मद, BN गाडगिल जी हैं ही इसमें। इसके बाद है CM स्टीफन, फिर DP सिंह, दिनेश गोस्वामी का भी नाम है बसंत साठे, और BN बनर्जी, यह स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। आप सभी को इसका आंसर मालूम है। विकल्प ए है लोकसभा, विकल्प बी है विधानसभा, विकल्प सी है राज्यसभा और विकल्प डी है मंत्रिपरिषद। तो हमारा विकल्प सी हमारा सही आंसर है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उसका सदस्य नहीं होता है, बल्कि उपराष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता करता है। सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। आपके संविधान में अनुच्छेद 64 का प्रावधान है, अनुच्छेद 64। तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, और इसके अलावा अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा। मान लीजिए, चूंकि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो वह पद जो है उपराष्ट्रपति को ग्रहण करना होता। ऐसी सिचुएशन आती है, इसका प्रावधान करता है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 ये कहता है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद ग्रहण करना हो, तो कहता है कि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए, ठीक है, वह जो है राज्यसभा के सभापतित्व के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। और अनुच्छेद 97 के तहत, अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को जो है संदेह जो वेतन भत्ता होता है वह भी उसे नहीं मिलेगा, तब उसे जो है राष्ट्रपति का मिलेगा। उस दौरान जो है उसे राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए व्यक्ति को जो मिलता है वही सुविधाएं उपराष्ट्रपति को उस समय उपलब्ध होंगी। हमारा अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया? पहला विकल्प अनुच्छेद 230, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 231, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 232, चौथा विकल्प अनुच्छेद 233। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का विवरण प्राप्त होता है। इसमें बताया गया किसी राज्य में जिला न्यायाधीश होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नत उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा। मतलब उच्च न्यायालय के परामर्श के द्वारा जो ही राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? जिलाधीशों की नियुक्ति करता है। हमारा अनुच्छेद 230 है, तो अनुच्छेद 230 में जो है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यों पर विस्तार बताया गया है। और अनुच्छेद 231 में है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। यह महत्वपूर्ण है, यह भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 232 में जो है वर्तमान में अनुच्छेद 232 निरसित कर दिया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने भारतीय स्थलों को रखा गया? पहला विकल्प 42, दूसरा विकल्प 38, तीसरा विकल्प 45, चौथा विकल्प 48। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 38। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने भारतीय स्थलों को रखा गया है? 38 भारतीय स्थलों को रखा गया है। अभी इसमें जो है कुछ और स्थल जो है 6 स्थलों को फिर से जो है सम्मिलित करने की चर्चा चल रही है, वहाँ पे जो है उसको स्वीकृति प्राप्त हो गई है, लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नल सरोवर पश्चिम बिहार स्थित है? पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प जम्मू कश्मीर, चौथा विकल्प है गुजरात। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी गुजरात। नल सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पे अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, धान के खेत में तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? ठीक है, तो पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा विकल्प है मीथेन, तीसरा विकल्प सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। धान के खेत में मीथेन का उत्पादन होता है, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनसे मीथेन का उत्सर्जन होता है, मीथेन का उत्पादन होता है। तो हमारा सही आंसर है मीथेन। साथ ही साथ जो कोयला की खान होती है, कोयला खनन क्षेत्र होता है, वहाँ पे से भी मीथेन गैस का जो है उत्सर्जन होता है। और जो आपकी आर्द्र भूमि होती है, दलदली भूमि होती है, वहाँ पे भी मीथेन का जो है उत्सर्जन पर्याप्त मात्रा में होता है। तो यह प्रश्न आता भी है, तो दो तो आते ही आते हैं, धान का खेत और पालतू पशु या पशु जुगाली करने वाले पशु। साथ ही साथ जो है आपको कोयले की खान और आर्द्र भूमि को भी ध्यान में रखना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? ठीक है, तो हमारा पहला विकल्प है दूसरा विकल्प है रेडियो सक्रिय फोर्सिंग द्वारा, तीसरा विकल्प है डॉप्सन द्वारा, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा जो है जलवायु ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जो जलवायु में परिवर्तन होता है उसका मापन रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। रोंटजन जो है, रोंटजन रेडियो प्रदूषण या ऐसे कह लीजिए आप रेडियो धर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई है। रेडियो धर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई रोंटजन है। और ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जो जलवायु में परिवर्तन होता है उसका मापन रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। डॉप्सन के द्वारा जो है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 1 टेराबाइट बराबर होता है? 1 टेराबाइट बराबर होता है, पहला विकल्प है 1024 गीगाबाइट के, दूसरा विकल्प है 1024 मेगाबाइट के, तीसरा विकल्प है 1024 किलोबाइट के, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। ठीक है, हमारा सही आंसर 1 है, विकल्प ए। और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई बाइट होती है जो कि 8 बाइट से मिलकर एक अक्षर बनता है। हमारा अगला प्रश्न लाइनक्स है एक ऑपरेटिंग, पहला विकल्प है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा विकल्प एक बीमारी, तीसरा विकल्प है एक केमिकल, चौथा विकल्प एक कंप्यूटर वायरस। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी पारिभाषिक नहीं है? पहला विकल्प है लॉगिन, दूसरा विकल्प पासवर्ड, तीसरा विकल्प है मॉडेम, चौथा विकल्प है पिनाका। ठीक, तो पूछ रहा है आईसीटी सूचना प्रौद्योगिकी की जो है प्रौद्योगिकी शब्द नहीं है, तो लॉगिन है, पासवर्ड है, मोडेम है, पिनाका नहीं है। पिनाका तो जो एक मिसाइल है डीआरडीओ द्वारा विकसित, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर
विज्ञान का जनक माना जाता है? पहला विकल्प है चार्ल्स बेबेज, दूसरा विकल्प है एलन ट्यूरिंग, तीसरा विकल्प है टिम बर्नर्स-ली, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, एलन ट्यूरिंग को जो है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। चार्ल्स बेबेज और टिम बर्नर्स-ली जो है किस लिए प्रसिद्ध हैं? एक किसके आविष्कारक हैं, एक किसके अवसारक हैं? आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पहला विकल्प है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा विकल्प है कानपुर नगर, तीसरा विकल्प है औरैया, चौथा विकल्प है इटावा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, जहां की साक्षरता दर 80.12% है। कितनी है? 80.12%। विकल्प बी है कानपुर नगर। कानपुर नगर जो है साक्षरता के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पे है, 79.65% है। कितना है? 79.65%। औरैया जो है उस श्रेणी में तीसरे स्थान पे है। किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है, 78.95% के साथ। और विकल्प भी है इटावा, तो इटावा में भी 78.41% लोग साक्षर हैं। ठीक है ना। इसके बाद अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितनी है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.7% लोग उत्तर प्रदेश में साक्षर हैं। और अगर उसमें पुरुष का पूछा जाए तो 77.3% पुरुष साक्षर हैं। और महिला जो है 57.2%। इसमें सबसे कम जो है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे साक्षरता दर हो, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती नामक जिला है। कौन सा जिला? श्रावस्ती नामक जिला है। हमारा अगला प्रश्न है, सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमारा जो सूची फर्स्ट है कोयला क्षेत्रों के विषय में इसमें बताया गया है, सूची सेकंड में उनकी लोकेशन कहाँ, यही पूछा जा रहा। तो सबसे पहले तलचर है, दूसरे नंबर पे कर्णपुरा है, तीसरे नंबर पे सिंगरौली है, चौथे नंबर पे सिगरेनी है। और इधर सूची सेकंड में दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी और महानदी घाटी है। अब हमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर तलचर का नाम है तो तलचर जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो कौन सी नदी घाटी होगी? महानदी घाटी। महानदी घाटी कहाँ पे है? तलचर कहाँ पे है? महानदी घाटी में, जो कि उड़ीसा में है। हमारा विकल्प बी है कर्णपुरा। विकल्प बी है कर्णपुरा। तो कर्णपुरा जो है झारखंड के हजारीबाग में है। हजारीबाग कहाँ पे है? झारखंड में है। तो यह किस नदी घाटी में होगा? क्योंकि उधर दामोदर नदी घाटी है, तो दामोदर नदी घाटी में होगा। तो तलचर, कर्णपुरा, दामोदर नदी घाटी। हमारा विकल्प सी है सिंगरौली। सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक में दोनों में जो है, अगर कोयला खनन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों राज्यों में है। तो यह सोन नदी घाटी में है। विकल्प सी आपका है सोन नदी घाटी। विकल्प सी है सोन नदी घाटी। और विकल्प डी है सिंगरेनी। सिंगरेनी जो है तेलंगाना में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तेलंगाना में है। और यह तेलंगाना में गोदावरी नदी घाटी होगा। तेलंगाना में गोदावरी नदी घाटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। तलचर, गोदावरी नदी घाटी, ठीक है, नहीं सॉरी, तलचर, अरे कौन सा, महानदी घाटी, तलचर महानदी घाटी। तो ए में आ जाएगा आपका 4। कैसे आंसर? एक सेकंड आपको, हाँ ठीक है, इन्होंने आंसर इसमें दिया है। तो ए में आएगा 4। ठीक। कर्णपुरा किस में है? दामोदर घाटी में, तो 1। सी है सिंगरौली किस नदी घाटी में? सोन नदी घाटी में, तो 4, 1, 2। और आगे जो है सिंगरेनी है गोदावरी नदी घाटी में आ जाएगा 3। 4, 1, 2, 3 आपका सही आंसर होगा।
तो हमारा विकल्प ए सही आंसर है। 4, 1, 2, 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का ये उपविभाग है? पहला विकल्प है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, दूसरा विकल्प है महानदी डेल्टा, तीसरा विकल्प है बंगाल डेल्टा, चौथा विकल्प है कावेरी डेल्टा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बंगाल डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा जो है किस डेल्टा का एक उपविभाग है? वह आपका बंगाल डेल्टा, जिसे हम गंगा डेल्टा बोलते हैं। कौन सा? गंगा डेल्टा के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न आता है चापाकार डेल्टा का उदाहरण। चापाकार डेल्टा का उदाहरण भी प्रश्न पूछा जाता है, तो यही बंगाल डेल्टा या गंगा डेल्टा उसका उदाहरण होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आप जाएंगे तो राइन नदी है, नील नदी है, हुआंगहो नदी है। प्रश्न आता है पीली नदी के नाम से किससे जाना जाता है? तो हुआंगहो नदी को जाना जाता है। सिंधु है, मेकांग है, ये सब नदियां जो है चापाकार डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। एक प्रश्न आता है, एक सेकंड, पंजाकार डेल्टा का उदाहरण नदी पूछा जाता है, तो यह है मिसिसिपी नदी। पीसीएस में प्रश्न आया है, मिसिसिपी नदी। ठीक। अगर ज्वारमुख डेल्टा पूछ दिया जाए, ज्वारमुख डेल्टा का उदाहरण, तो नर्मदा है भारत में, ताप्ती है भारत में, मैकेंजी नदी है, हडसन नदी के किनारे पूछा जाता कौन सा नगर बसा हुआ है। ठीक है। एक होता है दंताकार डेल्टा, उसे अग्रवर्धी डेल्टा भी कहा जाता है, तो टाइबर नदी है इसमें, इटली की टाइबर नदी। यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आपसे यहाँ पे साझा किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला विकल्प है कार्टेजना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, यह सही है। जो हमारा कार्टेजना प्रोटोकॉल हुआ था, यह हुआ था 2000 में। कब हुआ था? 2000 में। और यह किससे संबंधित है? बायोसेफ्टी से संबंधित है। इसको जो है, इसका मुख्य उद्देश्य ही था आनुवांशिक रूप से सुधारे गए उत्पादों के व्यापार को नियमित करने के उद्देश्य से। ठीक है ना। इसके बाद हमारा विकल्प बी है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए, यह भी सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, और स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, 1972 में हुआ था, और यहाँ पे अनवरत जैविक प्रदूषकों से यह संबंधित है। मैं संशोधन करना चाहूँगा, जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये 1972 वाला नहीं है, जिसमें हमारे यूनियन ईपी की स्थापना हुई थी और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। यह आपका 2004 का है। यह 2004 में सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, और इसमें कुल 12 जैविक कीटनाशकों एवं औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने पर सहमति बनी थी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में 12 खतरनाक जैविक कीटनाशकों एवं औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने पर सहमत बनी थी। तो इसमें अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है। हमारा विकल्प सी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, यह भी सही है। कब हुआ था? 1987 में। ठीक है। और विकल्प डी है क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है, और 1997 में हुआ था। 1997 में जापान के क्योटो में हुआ था। ठीक ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है शीतोष्ण घास का मैदान, दूसरा विकल्प है उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, तीसरा विकल्प है उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, चौथा विकल्प है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उष्ण कटिबंधीय
सवाना प्रदेश को शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो जनवरी में यह रिपोर्ट जारी हुई थी। तो पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है हरियाणा और चौथा विकल्प है कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, कर्नाटक जो इसमें शीर्ष स्थान पे था। नंबर 2 पे था महाराष्ट्र, नंबर 3 पे था तमिलनाडु, नंबर, ठीक है, 3 तक ही देखते हैं इसको। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का पद नहीं है? पहला विकल्प है नियोजन प्लानिंग, दूसरा विकल्प मूल्यांकन इवैल्यूएशन, तीसरा विकल्प शिक्षण और चौथा विकल्प पृष्ठपोषण फीडबैक। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण होता है, जो माइक्रो टीचिंग होती है। माइक्रो टीचिंग में मूल्यांकन नहीं होता बल्कि उसका फीडबैक लिया जाता है। इसमें सबसे पहले जो है प्लानिंग की जाती है, नियोजन किया जाता है, फिर उसे पढ़ाया जाता है, मतलब शिक्षण किया जाता है, फिर उसका फीडबैक लिया जाता है, फिर जो है रीप्लान करते हैं हम, पुनर्नियोजन करते हैं, फिर रीटीच करते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं, फिर रीफीडबैक, पुनः उस पर हम लोग अपना फीडबैक लेते हैं। अलग अलग मानदंड है इसमें, 36 मिनट है, 45 मिनट है, 50 मिनट है, सबका अपना अलग अलग मानदंड है। हमारे भारत में जो है 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग सर्किल माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिक अध्ययन है। पहला विकल्प है ऐतिहासिक शोध, दूसरा विकल्प है दार्शनिक शोध, तीसरा विकल्प है गुणात्मक शोध, चौथा विकल्प है मात्रात्मक शोध। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, व्यक्तिक अध्ययन किससे संबंधित है? व्यक्तिक अध्ययन जो है गुणात्मक शोध से संबंधित है। ठीक है, यह व्यक्तिक अध्ययन जो है सामाजिक अनुसंधान पद्धति की बहुत प्राचीनतम पद्धति है। इसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय का गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी इकाई को लेकर उसका गहराई से अध्ययन किया जाता है। स्पेंसर शायद इसके जो है फाउंडर थे, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण के इस स्तर में समस्या समाधान करने की योग्यता विकसित होती है। पहला विकल्प है स्मृति स्तर, दूसरा विकल्प है बोध स्तर, तीसरा विकल्प है चिंतन स्तर, चौथा विकल्प है भावात्मक स्तर। तो इसमें हमारा जो है सही आंसर, समस्या समाधान करने की योग्यता विकल्प सी चिंतन स्तर पर विकसित होती है। शिक्षण के कुल 3 स्तर होते हैं। पहला होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर, तीसरा होता है चिंतन स्तर। ठीक है, तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो चिंतन स्तर पे जो है हमारे जो है समस्या समाधान की जो है योग्यता विकसित होती है। स्मृति स्तर पे जो है ज्ञानार्जन ही होता है, बोध स्तर पर हम उसे समझ पाते हैं और चिंतन स्तर पे उसको प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक उपन्यास के लेखक हैं। पहला विकल्प है डेविड डिलोप, दूसरा विकल्प है मार्के लुकास रेजनेबल, तीसरा विकल्प है नापन, चौथा विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, डेविड डिलोप। डेविड डिलोप जो है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक उपन्यास के लेखक कौन है? डेविड डिलोप हैं। यह एक फ्रांसीसी साहित्यकार हैं, और फ्रांस के पहले लेखक हैं जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 प्राप्त हुआ है। ठीक, किसे मिला है? डेविड डिलोप को। किस रचना के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए जो है इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। और इसमें कुल 50,000 पाउंड की धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, और इसके जो अनुवादक भी पूछा जा सकता है, इसके अनुवादक हैं अन्ना मोस्कोवाकिस। और यह जो धनराशि 50,000 पाउंड की मिलती है, लेखक और अनुवादक दोनों में आधा आधा बांट दी जाती है। ठीक है, विकल्प ए है। विकल्प बी है मार्का लुकास रेजनेबल, इसे जो है 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है,
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसकी सतह पर बर्फ तथा पानी तथा अन्य संसाधनों की खोज हेतु नवंबर 2023 तक अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर रोवर भेजने की घोषणा की है? पहला विकल्प है मंगल, दूसरा विकल्प है बुध, तीसरा विकल्प है बृहस्पति, चौथा विकल्प है चंद्रमा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। चंद्रमा पे अभी हाल में ही मई 2021 में नासा ने चंद्रमा की सतह पर उसके नीचे बर्फ तथा अन्य संसाधनों की खोज के लिए नवंबर 2023 तक चंद्रमा पर अपने मोबाइल रोबोट को भेजने की घोषणा की है। ठीक है, अब उस मोबाइल रोबोट का नाम क्या है? ये बता रहे हैं वाइपर। इसका नाम है वाइपर। ठीक है, तो वाइपर VIPER, ये है इसका नाम वाइपर। ठीक है, तो वाइपर का हुआ है, उसमें वी से अर्थ है ओलोटाइल्स, वी का अर्थ हो गया यहाँ पे ओलोटाइल्स। आई का अर्थ होता है इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, और पी का अर्थ है पोलर, और यहाँ पे ई का अर्थ है एक्सप्लोरेशन, EXPLORATIO एक्सप्लोरेशन, और आर का अर्थ है रोवर। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाइपर का पूरा नाम। वाइपर का पूरा नाम क्या हो गया? वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न भी। ठीक है, तो मित्रों इस वीडियो में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की थी और काफ़ी अच्छे एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इसमें रखा था। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इसे अधिक से अधिक देखें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।